नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें मुख्य घटनाक्रम आज रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं और अंतिम चरण में आज पहुंचने वाले हैं। वो ब्राजील की सफल यात्रा के बाद नामीबिया। क्या रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम, कैसे है भारत नामीबिया के संबंध, आपको बताएंगे नया सवेरा में। साथ साथ खबरें होंगी। ब्राजील में प्रतिनिधिमंडल वार्ता हुई है और कितने समझौतों पर हुए हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच में, और कितने संबंध और प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं भारत और ब्राजील के बीच में। इसके साथ बात होने वाली है बाबा बर्फानी की। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कर लिए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। क्या है वहां पर व्यवस्था, वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ बताएंगे आपको मौसम का हाल, जानेंगे अखबारों की सुर्खियां। शुरू कर लेते हैं नया सवेरा सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज नामीबिया पहुंचेंगे। नामीबिया में राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। भारत और ब्राजील के बीच आतंकवाद से निपटने समेत 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा, अगले 5 साल में आपसी व्यापार $20 अरब ले जाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित। अब तक मिले 26 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार। 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन। 38 दिन तक चलेगी यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच बड़ा ऐलान। दवाइयों पर 200% और तांबे पर 50% तक लगा सकते हैं टैरिफ। अगस्त की समय सीमा अब आगे नहीं बढ़ेगी। नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं भारत नामीबिया के संबंधों के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामीबिया पहुंचने वाले हैं, जहां नए रिश्तों को उड़ान मिलने वाली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की सफल यात्रा के बाद नामीबिया के लिए रवाना हो चुके हैं। ये 27 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नामीबिया दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया की राष्ट्रपति नेटोम्बो नांदी-द्वितवा से मुलाकात करेंगे। भारत और नामीबिया के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी और आपसी संबंधों को और मजबूत करेगी। ये यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 27 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नामीबिया यात्रा होगी। भारत और नामीबिया के बीच ऐतिहासिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की लंबी विरासत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, डिजिटल सहयोग, कृषि और साथ ही वन्य जीव संरक्षण जैसे समझौते होने का अनुमान है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। भारत नामीबिया के प्राकृतिक संसाधनों जैसे यूरेनियम और हीरे में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनियों के लिए नामीबिया में खनन, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। नामीबिया के पास यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत और नामीबिया के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के हितों पर सहयोग के लिए चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां नामीबिया में जोरों पर है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया में रह रहे भारतवंशियों से भी मिलेंगे। नामीबिया के साथ कई विषयों पर समझौता भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक दक्षिण अफ्रीका की एकजुटता और साथ में भारत की अफ्रीका के साथ एक्ट ईस्ट की तरह एक्ट अफ्रीका की नीति का भी परिचायक है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत और नामीबिया के संबंधों की एक नई युग की शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन आलोक के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, विंडोक।
तो भारत नामीबिया के रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंचने वाले हैं, रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामीबिया के दौरे पर विंडहॉक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव से दूरदर्शन न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में दोनों देशों में शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और वन्य जीवों के संरक्षण सहित कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नामीबिया को आर्थिक आजादी दिलाने में भारत मदद कर सकता है। आखिर इस दौरे के मायने क्या हैं और इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस दौरे का उद्देश्य क्या है और द्विपक्षीय संबंधों में कितनी मधुरता आएगी इस दौरे को लेकर? उद्देश्य काफ़ी सारे हैं। ये जो विज़िट हो रही है ये 27 साल बाद हो रही है, तो एक तो बड़ा उद्देश्य ये है कि जो इतनी बड़ी गैप है वो फिल होगी, और बहुत सारी दूसरी चर्चाएं होंगी, इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चर, बहुत सारे एरियाज़ हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब बातों में भी, इन सब जगहों पर भी चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री जाएंगे। सर, क्या इस दौरे से भारत को अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी? अफ्रीका हमारे लिए एक प्रायोरिटी है और ये प्रधानमंत्री जी हरदम बोलते हैं। जब ये प्रधानमंत्री जी की अभी विज़िट स्टार्ट हुई, आपने देखा होगा, एक अफ्रीका के देश से शुरू हुई और एक अफ्रीका के देश से ख़त्म हो रही है। तो अफ्रीका में हमारे 3 इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो चुके हैं, और अफ्रीका हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिस रास्ते से चले थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बाद हमने सभी अफ्रीका के देशों का हमने सपोर्ट किया था, नामीबिया का हमने सपोर्ट किया था। हमारे जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं, और इंडिया में ये चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हमने बहुत सारे चैलेंजेस का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो हम भी चाहते हैं कि भारत अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, नॉलेज इन सब एरियाज़ में शेयर करे। सर, भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो क्या नामीबिया आपको लगता है कि इसका समर्थन करेगा? करता है और करेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबल साउथ से हैं, नामीबिया भी अपने आप को ग्लोबल साउथ से मानता है। हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे चैलेंजेस वगैरह एक जैसे हैं। जब इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कर रहा था तब हमारे यहाँ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुए थे, जिसमें तीनों समिट में नामीबिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट है, भारत का एंगेजमेंट ग्लोबल साउथ में वो बढ़े। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर क्या कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में? बातें कुछ चल रही हैं अभी उसमें डिफेंस एरियाज़ में, क्योंकि जो नामीबियन डिफेंस फोर्सेस हैं, इनकी सरकार भारत से काफ़ी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहती हैं। जो प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो इस पर भी हमारी बातचीत होगी। और अभी कुछ समय पहले इनके जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो भी इंडिया गए हुए थे। वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए हमारा वहाँ पर जो डिफेंस का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो काफ़ी कुछ हमसे यहाँ पर खरीदना चाहते हैं भारत से। कुछ इक्विपमेंट है, बट ये विज़िट के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बढ़ा होगा। नामीबिया भी की अगर बात की जाए तो वो महत्वपूर्ण देश है, लेकिन जो भारतीय दर्शक हैं, खासकर डीडी न्यूज़ के, वो उनकी एक बड़ी इच्छा रहती है कि अगर नामीबिया में व्यापार करना चाहें तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें जो अगर बड़े सेक्टर्स बताऊं तो माइनिंग, मिनरल्स, अभी जैसे इनके क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह तो हैं इनके पास, रेयर अर्थ वो सब भी हैं, लेकिन मार्बल है तो काफ़ी इनका अच्छा मार्बल है। यहाँ से काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जो कि भारत से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ट्रेडिंग में यहाँ पर एक हमारी कंपनी है जो कि 2000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो आप कोई भी एरिया चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं कि भाषा अलग है, भाषा भी ये अंग्रेजी समझते हैं, तो हमारे लिए व्यापार करना आसान है। सर, आपने अभी कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जा रही है तो क्या यूरेनियम को लेकर भी किसी समझौते की संभावना है? यूरेनियम पर भी बातचीत होगी, और प्रधानमंत्री के विज़िट के बाद मैं आशा करता हूँ कि यूरेनियम हमारे नामीबिया से भी यहाँ से इंडिया में भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट है, लेकिन कुछ उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो सक रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें
क्लैरिफाई करनी है वो प्रधानमंत्री जी के विज़िट के बाद हो जाएंगे। उसके बाद हम मेरे ख्याल से यूरेनियम भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आपको लगता है कि भारत की जो विदेश नीति नामीबिया को लेकर है, अगले 10 सालों में आप किस तरीके का परिवर्तन देखेंगे? जैसे इंडिया की भी बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ भी थोड़ा रियलाइजेशन है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हम बहुत कुछ अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह इंडिया से ला सकते हैं, हमारी जो रिलेशंस है बढ़ सकती है, तो इनकी भी जानकारी अभी बढ़ रही है। तो फिर जैसे अब विज़िट होगी प्रधानमंत्री की तो फिर काफ़ी लोग जानेंगे कि हाँ इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारे जो रिलेशंस है वो भी बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि भारत और नामीबिया के जो द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद होगी, उसमें भविष्य में दोनों के एक मजबूत संबंध होने की संभावना है और दोनों देशों के बीच अगर संबंध कुछ इस तरीके से मजबूत रहे तो कई सारे सेक्टर्स में भारत और नामीबिया दोनों साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के लिए रवाना हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार की विदेश यात्रा का अंतिम चरण है और आपको बता दें कि कोई भी ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री 27 साल बाद नामीबिया पहुंच रहा है, तो भारत नामीबिया के रिश्ते किस तरीके से यहाँ पर मजबूत होंगे, डीडी न्यूज़ आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। तो प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा पर और जानकारी ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ नामीबिया से जुड़ रहे हमारे संवाददाता निशांत राय। आइए सीधा रुख करेंगे निशांत का और पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है और कितना महत्वपूर्ण दौरा निशांत इसको माना जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामीबिया का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। 27 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया के दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। जिस तरीके से भारत की एक्ट ईस्ट की नीति रही है, उसी तरीके से उसी तर्ज पर अब एक्ट अफ्रीका की भी नीति नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद कम समय में कई सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो नामीबियाई राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आधिकारिक स्वागत किया जाएगा विंडोक, जहां पर हम मौजूद हैं, और नामीबिया की राजधानी यहां पर यह कार्यक्रम होना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के फादर ऑफ नेशन को श्रद्धांजलि देंगे। साथ में नामीबिया के स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल थे उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा बात की जाए तो नामीबिया के संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है प्रधानमंत्री का, लेकिन नामीबिया और भारत के रिश्तों के बीच एक गर्माहट पैदा करने वाला ये दिन रहेगा। बिल्कुल, एक नया अध्याय जुड़ने वाला है निशांत आज, और इन समझौतों के जरिए कहीं ना कहीं और प्रगाढ़ होने वाले हैं संबंध। अगर बात करें किन किन मुद्दों पर निशांत आज समझौता होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, समझौतों की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण समझौतों में नामीबिया से खनिज संपदा को लेकर समझौता हो सकता है, हाइड्रोकार्बन को लेकर समझौता हो सकता है। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया जा सकता है। और जिस तरीके से भारत ने यूपीआई को लेकर नामीबिया सरकार की मदद कर रहा है, तो नामीबिया के सेंट्रल बैंक और यूपीआई से को लेकर भी समझौता किया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत और नामीबिया में पिछले कुछ सालों में वन्य जीव संरक्षण समझौता नजर आया है, खासकर यहां से चीते भारत गए थे, हो सकता है कि उसको आगे और विस्तार मिले। और रक्षा की मैंने पहले ही बात की, रक्षा से जुड़े हुए कई सारे समझौते किए जा सकते हैं, क्योंकि नामीबियाई सेना और वायु सेना भारतीय जो हथियार हैं उनको काफ़ी पसंद करती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो जो नामीबिया में भारतीय रह रहे
हैं उनको होगा। जिस तरीके से हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि भारत की छवि नामीबिया में बेहद बेहतर है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो उस छवि को और ज़्यादा सुधार मिलेगा और यहाँ पर निवेश और व्यापार के क्षेत्र में कई सारे दरवाजे खुलेंगे और खासकर जो भारतीय अफ्रीका में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी कई सारी उम्मीदें इस दौरे पर निकलकर सामने आएंगी। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत लगातार दक्षिण अफ्रीका की एकजुटता की बात करता है और भारत और नामीबिया की जो दोस्ती है वो 1946 से लेकर आज तक बेहद मजबूत बनी हुई है और 1990 के बाद से ये दोस्ती समय के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से नामीबियाई और भारत की दोस्ती एक नए युग का आरंभ करेंगे। आम मिलने वाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामीबिया दौरे से लेकर वहां जो भारतवंशी हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस उम्मीद में नजर आ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जब नामीबिया पहुंचेंगे तो कई क्षेत्रों में विस्तार होने वाला है, व्यापार आगे बढ़ सकता है और नामीबिया जो दुर्लभ खनिजों के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ रक्षा के बीच जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत नामीबिया के बीच। फिलहाल निशान, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नामीबिया के लिए रवाना जरूर हो चुके, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ब्राजील थे। भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हुए 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की ब्रासीलिया में मुलाकात के बाद ये समझौते हुए हैं। हर क्षेत्र में मजबूत सहयोग की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम ने ब्राजील के राष्ट्रपति को भारत यात्रा का न्योता दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। मजबूत दोस्ती और व्यापक द्विपक्षीय सहयोग, भारत और ब्राजील की यही साझा प्रतिबद्धता एक बार फिर नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति की मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों में कई अहम समझौते हुए। भारत ब्राजील सभी क्षेत्रों में मजबूत सहयोग पर सहमत हुए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल उपायों, बौद्धिक संपदा और कृषि अनुसंधान से जुड़े समझौते रिश्तों में नई मजबूती लाएंगे। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं की बैठक में अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। पीएम ने संवाद और कूटनीति से विवादों के समाधान पर बल दिया। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देश कृषि अनुसंधान और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत ब्राजील में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत ने ब्राजील में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर बल दिया है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा की। मेघना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने एक समारोह में प्रदान किया।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये 26वां सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी विदेशी दौरों के दौरान वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। भारत और ब्राजील का संबंध उस वक्त एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह सम्मान 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो और घाना में वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 26 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये ऑर्डर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी प्रधानमंत्री को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया।
किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का विजन। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण रही। ब्राजील द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करना ये बताता है कि भारत ब्राजील के लिए क्या मायने रखता है। प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा की सफलता को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की है ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के साथ। ब्राजील में भारत के एम्बेसडर दिनेश भाटिया जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? एक तो स्टेट विजिट इतने सालों के बाद, तो ये क्या कहती है? जी, प्रधानमंत्री की विजिट ब्राज़ीलिया में 57 साल के बाद में स्टेट विजिट हुई है। ये बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए। और आज राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है उससे सम्मानित किया है, और प्रधानमंत्री ने उसका धन्यवाद किया और बोला ये जो सम्मान है वो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए है। उसके अलावा दोनों के बीच में एक प्राइवेट मीटिंग हुई, उसके बाद में डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए और दोनों मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही। सभी तरह के जो सब्जेक्ट थे सब में दोनों लीडरों का ये मानना था कि दोनों देशों के बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटी है और एक सिनर्जी है जिसका पूरी तरह से यूज़ करके उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, दोनों देशों के संबंधों की अगर हम बात करें, 2014 के बाद जितनी गहराई आई है, ये यात्रा उस दृष्टि से कितनी सफल रही है? इससे अच्छी यात्रा की मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लूला के बीच में एक पर्सनल केमिस्ट्री थी और उनकी जो बातचीत रही वो उन्होंने सभी कुछ बात करते हुए अपने रिलेशनशिप को एक और अगले लेवल पर लेकर गए। प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र किया कि बिना वीज़ा के भविष्य में, मतलब जब दोनों संबंधों की, तो क्या भविष्य में वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा जैसा कॉन्सेप्ट का काम होगा? प्रधानमंत्री बिना वीज़ा की बात नहीं हुई, लेकिन वीज़ा को आसान बनाने की बात जरूर हुई ताकि जो बिजनेसमैन और जो जेन्युइन टूरिस्ट हैं वो ट्रैवल कर सके, जिनके लिए वीज़ा आसानी से मिल सके, ये बात हुई। अच्छा सर, भारत और ब्राज़ील के संबंधों की बात करें तो फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं? दोनों देश बहुत बड़े बड़े देश हैं। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और ब्राज़ील दुनिया का 5वां बड़ा देश है। उसके अलावा ब्राज़ील जो है 10वीं बड़ी इकोनॉमी और इंडिया 4थी बड़ी इकोनॉमी है। तो इस तरह से दो बड़े देश, और वो भी ग्लोबल साउथ के जो पार्ट है, वो मिलकर के हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा साइन है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ब्राज़ील में भारत के एम्बेसडर जो बता रहे थे ये यात्रा न केवल सफल रही बल्कि आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों में एक नई ऊंचाई इस यात्रा से मिलेगी। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी की। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक बड़े उत्साह के साथ आगे चल रही है। आज सुबह पहलगाम के नूनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 6 दिनों के भीतर ही श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। पवित्र यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुचारू रूप से चल रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी नियमित तौर पर यात्रा की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ अमरनाथ यात्रा के रास्ते से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अश्विनी का सीधा रुख करेंगे। अश्विनी, बाबा बर्फानी की जय, यही जयकारे लग रहे होंगे रास्ते में। आपसे पूछना चाहेंगे इस समय माहौल कैसा है? 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस समय बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और कई ज्यादा लोग इससे ज्यादा हैं जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और क्या क्या नया अपडेट है आपके पास? जी, भावना हम खुद दृश्य दिखाएंगे। हम रेल पटरी और बरारी मार्ग के बीच में है। लगातार यात्रा 3 तारीख से चल रही है और अब तक अगर देखें तो 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। बालटाल का ये रास्ता बेहद चढ़ाई वाला रास्ता होता है। बालटाल का रास्ता काफी दुरूह होता है, लेकिन काफी सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, रास्ते का चौड़ीकरण किया गया है और पूरा का पूरा ये मार्ग लगभग 16 किलोमीटर है।
आप देखिए कि हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में जबरदस्त उत्साह है लोगों का। सबसे बड़ी बात हम करेंगे कि यहाँ आप देखें कि जो इस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है सिक्योरिटीज का, ये MRT माउंटेन रेस्क्यू टीम के जवान हैं जो कि SDRF के हैं। ऐसे ही अलग अलग जो फोर्सेस जो सुरक्षा बल है उनके जवान लगाए गए हैं। सुरक्षा का भूतपूर्व इंतजाम तो है ही, साथ ही साथ आप ये मान के चले कि वही जबरदस्त उत्साह है। किसी भी तरीके से लोगों के मन में विपरीत प्रभाव आगाम की घटना के बाद नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोगों के लिए आर्थिक जरिया भी बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के लोग, घोड़े पोनी वाले, पालकी वाले, ये यहाँ पर होते हैं और साल भर की अपनी कमाई का इंतजार करते हैं। आप लोग घोड़े चलाते हैं? जी घोड़े इंतजार करते हैं यात्रा करते हैं इसका और दिल से खैर मकदम करते हैं सबका। हाँ बिल्कुल। और यात्रा में जबरदस्त से पहले उससे ज्यादा ही भीड़ है। हाँ उससे ज्यादा अच्छे आ रही है, जा रहे हैं यात्रा। बिल्कुल हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात कराएंगे। देखिए बुजुर्ग हैं, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए साहब। और ये पूरी यात्रा आप लोग कितने लोग हैं और कैसी व्यवस्था के बारे में? बहुत अच्छी है, रहने की सुरक्षा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो भावना देखे मैं इसी दिखाना चाहूंगा, मैं खुद ही फ्रेम में नहीं रहूंगा। देखे कि किस तरीके से युवा, बुजुर्ग और साथ ही साथ महिलाएं, बच्चे जो कि 13 साल से ज्यादा उम्र के हैं, वो हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और प्राकृतिक छटा भी जबरदस्त है। आप देखे सामने ग्लेशियर है, नीचे कल छल छल कर बहती हुई नदी है और हर हर महादेव के चरे और हर हर महादेव के साथ बम बम भोले का जो पूरी इस वादी में लग रहा है। तो पूरी वादी जो है, वादी कश्मीर बम बम भोले से गुंजायमान है। देख सकती है भावना। पूरी वादी इस समय भक्ति में हुई है और आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं बालटाल से हमारे को अश्विनी मिश्र, जहां श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है और भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ साथ आप बता रहे हैं कि सड़क का भी चौड़ीकरण इस बार किया गया है और व्यवस्था में जिस तरीके से आपने बताया कि MRT को इस बार शामिल किया गया है। अगर और व्यवस्थाओं की बात करें जैसे कि खाने और पीने की व्यवस्था, अश्विनी, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? भावना सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है, तो लोगों की सहूलियत के लिए भी बेहद शानदार इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है वो पूरा का पूरा रहने खाने की लोगों की व्यवस्था करता है। उसके अलावा आप देखिए पूरे यात्रा मार्ग में लंगर है। जो भी आते हैं यहाँ कहा जाता है कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, ये यहाँ लोग उद्घोष करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सामुदायिक सहयोग का उदाहरण भी है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं और यहाँ सेवादार आते हैं। जब तक पूरी यात्रा चलती है वो निःशुल्क लोगों को भोजन, मिष्ठान, नाश्ता, रात का खाना सब कुछ मुहैया कराते हैं। और सबसे बड़ी बात हम खुद ही लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग आए किसी तरीके से रास्ते भर लंगर है, लंगर भर पूरी रास्ते भर बिल्कुल अश्विनी, आर्मी का भी सहयोग चल रहा है, लंगर की व्यवस्था भी अच्छी है, सोने खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, खाने की व्यवस्था मन से खिलाते हैं। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो जो एक कोशिश की गई थी यात्रा को प्रभावित करने को, हार्मनी को प्रभावित करने को, पहलगाम में जैसी आतंकवादी घटना हुई, लेकिन आस्था ने आतंक पर करारा जवाब दिया। वो मुंह तोड़वा जवाब दिया है। हमारे आर्मी वालों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सैल्यूट है आर्मी वाले, उससे भी डबल नहीं आ रहा है। तो देखें व्यवस्था भूतपूर्व है, सुरक्षा भूतपूर्व है, लोगों का उत्साह भी जबरदस्त है। बिल्कुल पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल पिछले साल के मुकाबले हम देख रहे हैं व्यवस्था और चाक चौबंद की गई है। अश्विनी, हालांकि आपका नेटवर्क जरूर वीक आ रहा है लेकिन भाव पूरी तरीके से हम तक पहुंच रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ और तमाम विजुअल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का नया सवेरा में। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। अरे दादा, आप ठीक है? हाँ, थोड़ा खांसी है। उसके साथ में ऐसा थकान या फिर बुखार या अचानक से वजन का घटना, ये सब भी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स हैं। आपने टेस्ट करवाया है? नहीं। तो जरूरी है क्या? जी बिल्कुल जरूरी है,
क्योंकि टीबी टेस्ट के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होगा। टीबी ठीक भी हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर टीबी कंफर्म हो जाए तो ट्रीटमेंट के प्रॉपर प्लान्स हैं और गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में इलाज बिल्कुल फ्री है। टीबी किसी को भी हो सकता है, जो कमजोर हैं, जिनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, जो स्मोक करते हो या अल्कोहल पीते हो, वृद्ध लोगों में, या अगर किसी को डायबिटीज या HIV हो, इन सबको टीबी होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो ज्यादा सोचो मत, आज ही हेल्थ सेंटर जाकर टेस्ट करवाओ। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण में से जुड़े SIR फॉर्म संग्रह का काम जारी है। रिपोर्ट के अनुसार 14 दिनों में SIR फॉर्म संग्रह का काम लगभग आधे के करीब पहुंच गया है, जबकि अभी भी 16 दिन बाकी हैं। मंगलवार शाम 6 बजे तक SIR की प्रगति को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि यह काम गणना फॉर्म संग्रह के अंतिम दिन यानी 25 जुलाई 2025 से पहले ही पूरा हो जाएगा। और अब आपको बताते हैं एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या, आजमगढ़ और गोरखपुर में पौधारोपण करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाराबंकी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 2100 लोग एक साथ पौधा लगाएंगे। इस अभियान में 26 विभाग और 25 करोड़ नागरिकों की सहभागिता रहेगी। और अब बात 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज ये मामला फिर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होगा, जहां राणा की हिरासत पर और जांच की प्रगति पर विचार किया जाएगा। पाकिस्तान मूल के कैनेडियन नागरिक तहव्वुर राणा पर लश्कर ए तैयबा और डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने का आरोप है। इस हमले में 166 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए थे। अमेरिका की कोर्ट में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। 30 दिन के रिमांड के बाद उसे 9 मई को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट के लंबित होने के कारण 6 जून को न्यायिक हिरासत की मियाद 9 जुलाई तक के लिए बढ़ाई गई थी, जो आज खत्म हो रही है। तो तहव्वुर राणा की आज पेशी है, पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी होनी है। आपको बता दें कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा और आज तक की न्यायिक हिरासत थी, जिसकी समय सीमा आज खत्म हो रही है। बात अब कर ले मौसम की। भारतीय मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश, कई स्थानों पर गरज चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई है। विशेषकर मध्य प्रदेश के विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम भारत के गुजरात, कोंकण, गोवा, इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल से अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो अगर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में भी बारिश का दौर इस समय जारी है। नागपुर प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और आगे भी बारिश होने की संभावना जताई है। तो मौसम से जुड़ी ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है और मॉनसून अलग अलग राज्यों पर किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है। महाराष्ट्र में इस समय बारिश का दौर है, वहीं पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है। वहीं ओडिशा में भी भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। गुजरात, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड में सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली की संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने और भी अनेक राज्यों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो देश के अधिकांश हिस्सों में इस समय गरज चमक की संभावना जताई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही कहीं आकाशीय बिजली होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।
महाराष्ट्र में भी बारिश का इस समय दौर जारी है। नागपुर प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और आगे भी भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए आज जिले भर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र की तस्वीरें जहां कई जगहों पर जल भराव की स्थिति इस समय है, वहीं नागपुर की बात करें तो आज स्कूल और कॉलेज बंद रहने वाले हैं। बात अब पहाड़ी राज्यों की करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि ऊना, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस पूर्वानुमान के मद्देनजर हमने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऊना और बिलासपुर 2 दिनों के लिए अलर्ट पर है, जबकि मंडी, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा जिले आज 10 और 11 जुलाई को येलो अलर्ट पर रहेंगे। बात अब पुडुचेरी की करते हैं। पुडुचेरी के 10 मेडिकल कॉलेज पुडुचेरी में टीबी के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुडुचेरी के मेडिकल कॉलेज टीबी के 50% से अधिक मामलों की जानकारी दे रहे हैं और सक्रिय मरीजों की पहचान में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पुडुचेरी ने 2015 के मुकाबले टीबी के मामलों में 59% की जबरदस्त कमी हासिल की है। पुडुचेरी के 8 गांव टीबी फ्री हो गए हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। टीबी उन्मूलन की दिशा में पुडुचेरी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुडुचेरी ने 2015 के मुकाबले टीबी के मामलों में 59% की जबरदस्त कमी हासिल की है। पुडुचेरी में टीबी के मामलों में आई कमी में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के 10 मेडिकल कॉलेजों का है, जो टीबी के 50% से अधिक मामलों की जानकारी दे रहे हैं और टीबी मरीजों की पहचान के लिए अभियान चला रहे हैं। पुडुचेरी के 8 गाँव अब टीबी फ्री हो गए हैं। Door-to-door active case finding. So we identify the vulnerable population. We are able to screen all the vulnerable population in UT of Puducherry with the help of all the stakeholders like government doctors, private medical college. पुडुचेरी पहला ऐसा केंद्र शासित राज्य है जहां फैमिली एडॉप्शन यानी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को परिवार को गोद लेने की पहल के तहत अब टीबी मरीजों को गोद लेना भी शामिल किया गया है। जब मेडिकल छात्र किसी परिवार को गोद लेते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों की टीबी की भी जांच करते हैं। हर छात्र को 3 से 5 परिवार को गोद लेना अनिवार्य है। स्टूडेंट्स जब फैमिलीज को विजिट करते हैं तो वो सारे फैमिली मेंबर्स को टीबी के सिम्टम्स के लिए स्क्रीन करते हैं। तो उनको खांसी है या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है या डायबिटीज़ है और कॉफ है। टीबी से होने वाली मौत को कम करने के लिए पुडुचेरी ने एक नई पहल की है। पुडुचेरी के मेडिकल कॉलेज मौखिक शव परीक्षण के जरिए टीबी से होने वाली मौत की पड़ताल कर रहे हैं। अब तक टीबी से होने वाली 160 मौतों का विश्लेषण किया जा चुका है। Each case that died because of TB, उनका हमने वर्बल ऑटोप्सी किया है टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न है, व्हाट आर द फैक्टर्स। वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स है कि हेल्थ सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स है, और उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं सो दैट वी ब्रिंग डाउन द डेथ रेट। पुडुचेरी के निक्षय मित्र 12,000 से ज्यादा पोषण टोकरी वितरित कर सामुदायिक के नायक बने हुए हैं। निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को प्रति माह 1,000 रुपए की राशि दी जा रही है, जिसमें पुडुचेरी की सफलता दर 85% है। मरीजों को उपचार अवधि के दौरान कम से कम 3 पोषण की टोकरी मिलती है। पुडुचेरी टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। तकनीक, समुदाय, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के संयोजन से ये केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2030 से पहले ही टीबी मुक्त बनने की दिशा में अग्रसर है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पुडुचेरी। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर आईआईटी रोपड़ पिछले कई वर्षों से अनुसंधान कर रहा है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तकनीकी नवाचार केंद्र एग्रीटेक इनोवेशन हब का लोकार्पण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने किया। कृषि में तकनीक के उपयोग को लेकर मोदी सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अब कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग को लेकर आईआईटी रोपड़ नए अनुसंधान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित कृषि तकनीकी नवाचार केंद्र एग्रीटेक इनोवेशन हब का लोकार्पण करते हुए कहा कि एआई एक भविष्यवक्ता की तरह काम करता है, जो कृषि के अतीत की कमियां और भविष्य के लिए समाधान और उपचार भी बताता है।
उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग करते हुए इसके आकार को बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग कितने भी बढ़े, लेकिन भारत के लोगों की आत्मा खेती किसानी में ही बसती है। AI का यूज किया जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी हमें बताएगी। पिछले कई सालों के अंदर डाटा एनालिटिक्स करके AI बताएगी, कई सालों के अंदर जो खेती हुई उस पर्टिकुलर इलाका में उसकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितनी है, उसमें बीमारी क्या क्या आई है, उसके साथ साथ उपचार भी बताएगी। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत सिंह ने कहा कि कृषि में तकनीक का तेजी से उपयोग हो रहा है और किसानों को समय के अनुरूप नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को आज कृषि के साथ साथ एग्रीप्रेन्योर भी बनना होगा। समय आ गया जो हम कहते थे कि लैब से फार्म, इन चीज़ों को, इस विज्ञान को ले जाने की जरूरत है और फार्मर से एग्रीप्रेन्योर यानी किसान एक महज उपभोक्ता ही नहीं है, वो नवाचार करने वाला इनोवेटर है, वो उद्यमी बन सकता है। IIT रोपड़ कृषि में AI पर अनुसंधान करने वाला पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है। दूसरी ओर IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने और विदेशों की नौकरी छोड़कर युवा अब कृषि में नए नए स्टार्टअप शुरू कर रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ऐसा ही आंध्र प्रदेश के एक युवा ने गांव के लिए छोटे वेदर स्टेशन का निर्माण किया है। इस तकनीक से ग्रामीण स्तर पर ही किसानों को कई जानकारियां मिल जाती हैं। AI फॉर एग्रीटेक, तो हमारा जो मेन मकसद है कि हम कैसे अपने किसान भाइयों के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और कैसे उनके साथ मिलकर काम करना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स हैं उनसे लेके उसको टेक्नोलॉजी में कैसे ट्रांसफ़र करना है, ये AI का यूज़ करके हम करने जा रहे हैं। सेंसर्स एंड क्लाउड यूज़ करके इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसान के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं, जो वेदर के बारे में, मौसम की जानकारी, उसके साथ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र क्या करना है, कब करना है, वो सब। मोदी सरकार में शिक्षा, कृषि और कौशल विकास जैसे कई मंत्रालय मिलकर कृषि और किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए कई नवाचार कर रहे हैं, जिससे देश का किसान सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। मेरठ से अनुज यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज़। वक्त हो चला अब हमारे खास सेगमेंट जानने का अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी साइमा। साइमा, सुप्रभात। आज कौन सी हैं वो अखबारों की मुख्य सुर्खियां जो आप अपने दर्शकों तक बताएंगी? गुड मॉर्निंग भावना और हमारे तमाम दर्शकों को सुप्रभात। तो आज सभी दर्शक जान लें कि हिंदी के जो सभी अखबार हैं उसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की ब्राज़ील की जो यात्रा है उसी को ही मुख्य सुर्खी बनाया है और एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर लगाई हुई है, जिसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ एक तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें उनको ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान मिला है और दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमत हुए हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों ही देशों की सोच समान है। दूसरी सुर्खी भी हम जान लेते हैं। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष पर शुभांशु शुक्ला वहां पर पहुंचे हुए हैं और छात्रों ने उनसे कुछ बातें पूछी हैं और कल ये उन्होंने बता दें आपको कि असम और मेघालय के छात्र थे जिन्होंने तकरीबन 20 प्रश्न शुभांशु शुक्ला को भेजे और उन्होंने रेडियो के माध्यम से विद्यार्थियों से संपर्क किया और उन्होंने कहा, उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा और आपका मार्गदर्शन करूँगा। आप में से कई लोग भविष्य के अंतरिक्ष यात्री बनेंगे, जिज्ञासु बने रहें, कड़ी मेहनत करें और ख़ुद पर विश्वास रखें। ये एक हौसला बढ़ाने वाली बात उन्होंने छात्रों से कही। आगे बढ़ते हैं। जो महिलाएं दिल्ली में बसों में सफ़र करती हैं उनके लिए ये खबर बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाती है, जहां पर आपको बता दें कि DTC की ओर से शुरू की जा रही है सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। जी हां, आपको बता दें कि ये महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों को एक व्यक्तिगत सहेली कार्ड, स्मार्ट कार्ड प्रदान करेगी। ये कार्ड जो है वो न सिर्फ बस में बल्कि मेट्रो, नमो भारत के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी जहां NCMC कार्ड की सुविधा है वहां पर इसका प्रयोग
किया जा सकेगा। तो ये सुविधा उनको मिलने जा रही है, जहां पर अलग अलग जगहों पर वो ये कार्ड इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी सुर्खी जान लेते हैं। यहाँ आपको बता दें कि आज ही बनी थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में प्रेम रायचंद जैसे प्रमुख व्यापारियों की पहल पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और पहले आपको बता दें कि ये खुले में वहाँ पर मुंबई के टाउन हॉल में ट्रेडिंग हुआ करती थी। और उसके बाद 1886 में इसमें ये प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स लॉन्च किया गया। 1985 में इसके बाद इसका कंप्यूटरीकरण हुआ। और अब जब चैट जीपीटी से पूछा गया कि भविष्य में स्टॉक एक्सचेंज कैसा होगा, तो चैट जीपीटी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में बीएसई पूरी तरह से वर्चुअल हो सकता है, जहां ट्रेडिंग मेटावर्स से होगी, निवेशक होलोग्राफिक अवतार से काम करेंगे, ट्रेडिंग मुख्य रूप से एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग से संचालित होगी और सभी लेन देन ब्लॉकचेन पर सुरक्षित होंगे और ब्रोकर्स की ज़रूरत नहीं होगी। बीएसई वैश्विक एक्सचेंज नेटवर्क से जुड़कर नैस्डैक और टोक्यो जैसे बाजारों के साथ रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकेगा। तो ये भविष्य में हमारा स्टॉक एक्सचेंज किस तरह का हो सकता है, ये भी बताया गया है। और आखिर में आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के एक महान निदेशक और कलाकार गुरुदत्त की आज जयंती है। उनकी 100वीं जयंती है और 100वीं जयंती पर उनको याद किया गया है। लिखा है कि हिंदी सिनेमा को ईंट दर ईंट पुख्ता करने वालों में एक सशक्त नाम गुरुदत्त का है। और आपको बताएं कि फिल्मों में जहां छाया और प्रकाशन से एक अलग दुनिया उन्होंने रची, बेशकीमती फिल्में दी और समय के आगे की सोच रखने वाले गुरुदत्त 39 साल में एक अधूरी लिखी किताब की तरह से चले गए। ठीक उसी तरह से जैसे प्यासा में उन्होंने अपने किरदार के लिए अंत लिखा था, वैसा ही अंत अफसोस है कि उनका भी हुआ। तो ये उनको एक श्रद्धांजलि एक तरह से अर्पित की गई है। तो ये थी कुछ अखबारों की सुर्खियां जो आज हमने अपने दर्शकों के लिए चुनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद साइमा। राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत तक और साथ ही साथ सिनेमा तक आपने इतने कम समय में दर्शकों तक अखबारों की मुख्य सुर्खियां पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे आयातित सेमीकंडक्टर दवाइयों और तांबे पर टैरिफ की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए टैरिफ की दर 200% तक हो सकती है, वहीं तांबे पर 50% टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान यूक्रेन युद्ध पर पुतिन की नीति पर नाराजगी जाहिर करते हुए रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में कटौती करने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पहले एक निचली अदालत ने इस योजना पर रोक लगा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद आइए आप खबरें देख लेते हैं कारोबार जगत की। देश भर में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 3 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक से सरकार की ओर से 5,304 करोड़ रुपए के लाभांश चेक प्राप्त किए। वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय की ओन मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया है कि बैंकों को निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों को बंद करने का निर्देश दिया गया। खबरें होंगी अब खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना सैबालेंका ने विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। चेल्सी ने क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में चेल्सी का सामना रियल मैड्रिड के पीएसजी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं आपके शहर के मौसम का हाल।
विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं गंगा नदी की सैर पर, जिसकी लहरें जाने कितने के नारों की यात्रा करती हैं, जो अपने आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए प्रकृति से जुड़कर इन यादगार लम्हों को जिए। आप लीजिए इन मनमोहक यात्रा का आनंद। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।